बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जितना बाइकार्ब ऊपर जाता है तो वेंटिलेशन उतनी ही स्लो डाउन होती है और स्टूडेंट्स उतना ही पैनिक करते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को हम इस तरह शुरू करेंगे कि पहले वेटिंग रूम देख लेते हैं। अच्छा, एक नियोनेट है वेटिंग रूम में, इसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है सिंस बर्थ, और ये इसकी एबीजीज हैं। सोडियम 137 है, पोटेशियम 3 मिलीमोल्स है, बाइकार्ब 40 है। अच्छा, और क्लोराइड 82 है। अच्छा, पीएच इसकी 7.52 है, PCO2 46 है। तो अब आपको इससे क्या समझ आ रही है? आप देखें कि एक तो इसका पोटेशियम लो है, ठीक है। अच्छा, और हम देखते हैं कि जो इसका पेन कलर मैं रेड कर लेती हूँ। अच्छा, पोटेशियम इसका लो है, बाइकार्ब जो है वो क्या है 40 है, तो बाइकार्ब रेज्ड है, ठीक है। अच्छा, क्लोराइड इसका लो है, पीएच इसकी कैसी है रेज्ड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हल्की सी ये भी रेज्ड है, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे पीएच इसकी क्या है, क्या ये पीएच एसिडिक है या बेसिक है? तो क्या है, ये बेसिक है, ठीक है, बेसिक तरफ है। अच्छा, फिर आप देखें कि क्या पीएच बाइकार्ब से मैच करती है? बाइकार्ब इंक्रीज्ड है, बाइकार्ब बेस है, और पीएच भी अल्कलाइन है, करती है, ठीक है। तो आपको किस तरफ शक जाएगा कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। क्या पीएच जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मैच करती है? पीएच ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम एसिड ट्रीट कर रहे होते हैं, तो एसिड तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, अगर पीएच ज़्यादा है तो एसिड तो कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है इससे मैच नहीं करती, तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रूल आउट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं कि क्लोराइड क्यों कम है, ठीक है। तो ये आप देखें कि इसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, और दूसरा क्या है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस है। इसका मतलब है कि प्योरली गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो है ना वो वॉमिटस में आ रहे हैं, ठीक है, इंटेस्टिनल नहीं आ रहे, ठीक है। अच्छा, तो अगर तो इंटेस्टिनल आ रहे होते तो थोड़ा बहुत बाइकार्ब भी आ जाता, लेकिन ये अब क्या सिर्फ आ रहा है इसकी वॉमिटस में HCl ना, ठीक है। तो प्रोटॉन भी जा रहे हैं और क्लोराइड भी जा रहा है। तो क्लोराइड के जाने की वजह से, क्योंकि वो वॉमिटस में लॉस हो रहा है, तो क्लोराइड आपके पास कम नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और आप उसको जो है वो सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, पोटेशियम क्यों कम है? जब भी आपके पास पीएच जो है वो क्या हुई है, इसकी अल्कलाइन हुई है, ठीक है। तो अल्कलाइन पीएच हुई है, तो उसको जो है वो बफर करने लिए एक तरह से क्या होगा कि जो प्रोटॉन्स है ना इंट्रासेल्युलर वो बाहर आएंगे, और पोटेशियम जो है एक्स्ट्रा सेल्युलर, क्योंकि अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, चार्ज को तो बैलेंस रखना है। प्रोटॉन अगर बाहर आएंगे तो किसी को अंदर जाना है, तो प्रोटॉन बाहर आएंगे और पोटेशियम सेल के अंदर जाएगी। जब पोटेशियम सेल के अंदर जाएगी तो जो प्लाज्मा है उधर आपको हाइपोकैलीमिया नज़र आएगा, मीन्स कि पोटेशियम का लेवल आपको लो नज़र आ रहा है ना इधर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल है, अंडरवेट है, ठीक है, और ये जो है जनरलाइज्ड मसल वीकनेस के साथ और टायर्डनेस के साथ आई है। BP इसका 116/70 है, सोडियम 135 है, रेंज में है, पोटेशियम 2 है, लो है, बाइकार्ब 38 है, इंक्रीज्ड है, क्लोराइड 80 है, डिक्रीज्ड है, और यूरिन क्लोराइड लेस देन 20 है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अगर आप इसको देखें कि इसका पोटेशियम लो है, वही बात हो गई कि क्यों इसका पोटेशियम लो हुआ है, कि इसकी पीएच कैसी है, इसकी पीएच अल्कलाइन है, ठीक है, इसकी पीएच अल्कलाइन थी,
और बाद में जो इसकी पूरी जो केस हिस्ट्री जब पता चली तो क्या था कि इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया था ना, कि ये पहले जो है वो ओवर ईटिंग कर लेती थी, उसके बाद वॉमिटिंग को इंड्यूस करती थी, तो उस वजह से इसका क्लोराइड भी लो हुआ है। ठीक है, और पोटेशियम क्यों लो है कि जब आपका जो प्रोटॉन्स और क्या क्लोराइड हैं वो वॉमिटस में बाहर जा रहे हैं तो पीएच तो रेज होगी ना, क्योंकि पीएच तो अल्कलाइन तरफ जाएगी क्योंकि एसिड आपका बाहर जा रहा है, और जब पीएच अल्कलाइन की तरफ जाएगी तो फिर उसको काउंटर करने के लिए क्या होगा कि जो इंट्रासेल्युलर प्रोटॉन्स हैं वो बाहर आएंगे और उनके एक्सचेंज में पोटेशियम जो है वो इंट्रासेल्युलरली मूव करेगी। ठीक है, अच्छा फिर ये भी ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि एक 22 ईयर ओल्ड मैन है और इसको कार्पोपीडल स्पैज़म हुआ है, इमरजेंसी में लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अक्सर इस तरह से मेलिंगरर्स जो हैं वो हाइपर वेंटिलेट करके इस तरह से आ सकते हैं, और क्या होगा कि हाइपर वेंटिलेट किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो ऑफ हो गई है, जब वो ब्लो ऑफ हो गई है तो पीएच जो है वो अल्कलाइन हो गई है, तो इसमें जो है वो इसको जो है सीरम पोटेशियम फॉल कर सकता है फ्री जो है, और उसमें जो है वो पेशेंट इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। उनको सिर्फ एक दें कि कोई जैसे बैग दे दें कि वो उसी में सांस लें, तो उसमें क्या होगा कि उनकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो एक्सहेल करेंगे उसको ही इनहेल करेंगे, और वो इनका ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, विद इन मिनट्स ये ठीक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी कैसे हो सकती है? ये एक्यूट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में हो सकती है कि पैरेस्थीसियास, क्रैम्प्स, टेटनी और इवन जो है वो कन्वल्जन हो सकती हैं एपिलेप्टिक पेशेंट्स में। इसकी बायोकेमिकल बेसिस क्या है कि जो है ना प्रोटॉन्स और कैल्शियम ये compete कर रहे होते हैं इन बाइंडिंग टू एल्ब्यूमिन जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, अब अगर अल्कलोसिस हो गया है तो प्रोटॉन्स तो गए। ठीक है, प्रोटॉन्स जब चले गए तो कैल्शियम के लिए कोई कंपटीटर नहीं रहा। ठीक है ना, और कैल्शियम जो है वो जाके बाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब आयोनाइज्ड कैल्शियम जो है ना वो थोड़ी रह जाएगी ना प्लाज्मा में, क्योंकि वो कैल्शियम जाके एल्ब्यूमिन पे बाइंड होगी और उस वजह से न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी नज़र आएगी। ये सिर्फ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में नज़र आती है। और हाँ, अगर किसी को रेस्पिरेटरी मसलन एसिडोसिस है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो वो कंपनसेट कैसे हुआ होगा कि किडनीज़ ने बाइकार्ब की रिटेंशन की होगी और वो मतलब कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कंपनसेट हुआ है। हाँ, अगर ऐसे पेशेंट की ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है और उसको वेंटिलेटर पे डालते हैं तो वेंटिलेटर क्या करेगा कि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड तो सारी जो एक्यूमुलेट हुई थी और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उड़ा देगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाइकार्ब जो ब्लड में जमा हुआ था बफर करने के लिए वो तो अभी उधर ही है ना, तो उस सूरत में भी फिर इसको इस तरह से हाइपर न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो सकती है, वरना नॉर्मली ये सिर्फ आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में नज़र आती है। अच्छा, तो अल्कलोसिस में क्या है कि जो है ना राइज इन बाइकार्ब होगा। ठीक है, और जो आपकी रेशो होती है कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग बेस ओवर एसिड। ठीक है, तो उसमें जो है आपकी बेस जो है वो रेज हुई होगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो है ना मेटाबॉलिक अल्कलोसिस उसमें जो इतना कोई कंपनसेटरी चेंज नहीं नज़र आता इसमें PCO2 में या लंग्स की तरफ से। ठीक है, और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जो है उसमें जो प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी है वो क्या होगी कि जो PCO2 है वो फॉल की होगी हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। ठीक है, अच्छा, फिर अल्कलोसिस लेस कॉमन क्यों है? क्योंकि जो आपके प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं ना मेटाबॉलिज्म के वो प्रोटॉन्स और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वो हाइड्रोक्सिल आयंस या बाइकार्बोनेट नहीं है। ठीक है, इस वजह से एसिडोसिस ज़्यादा कॉमन है और अल्कलोसिस कम कॉमन है। ठीक है, तो क्या है कि जो प्राइमरी राइज इन बाइकार्ब है, देखे बाइकार्ब जो है हैवी हो गया है वो इंक्रीज्ड है, और जो PCO2 है उसमें कंपनसेटरी चेंज कोई इतना ज़्यादा नहीं नज़र आता। ठीक है, अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग आपकी होगी कि प्लाज्मा बाइकार्ब रेज्ड है।
ठीक है। अच्छा, अब ये इसको हम दो कैटेगरीज में करते हैं बड़ी, इनको मैं आगे फर्दर लेक्चर्स में एक्सपेंड करूँगी। एक है सेलाइन रिस्पॉन्सिव, मीन्स कि आप अगर उसको नॉर्मल सेलाइन दें तो उसका अल्कलोसिस ठीक हो जाएगा। दूसरा है सेलाइन अनरिस्पॉन्सिव, उसमें क्या है कि आप नॉर्मल सेलाइन अगर उसको दें तो वो डिट्रियोरेट हो सकता है और ठीक तो बिल्कुल नहीं होगा। सेलाइन रिस्पॉन्सिव में आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसकी वॉल्यूम डिप्लीटेड स्टेट है, और सेलाइन अनरिस्पॉन्सिव में क्या है कि उसमें जो है वॉल्यूम ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी कंपनसेशन को देख लेते हैं। क्या होगा कि नॉर्मल क्या होता है कि प्रोटॉन्स को बाइकार्ब बफर कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर प्रोटॉन्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, मसलन वॉमिटिंग में लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है, तो बाइकार्ब इंक्रीज़ हो गया है, और बाइकार्ब क्या होगा कि ये किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सस्टेन्ड हो गया है ना, और ये कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जो कि फिर परसिस्ट कर रही है, तो उसमें फिर बाइकार्ब जो है ना वो इस तरह से यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होगा, ठीक है, और वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या था कि एक तरफ से तो किडनीज करती हैं ना, और दूसरी तरफ से लंग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर बेस ज़्यादा आ गई है बॉडी में, तो लंग्स के पास कोई एसिड है? बिल्कुल है। इनके पास कौन सा एसिड है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन करेंगे। रिटेंशन कैसे हो सकती है? हाइपोवेंटिलेशन से, ठीक है ना, कि अगर आप कम जो है वो उसको सांस आप जो है उसकी जो है डेप्थ भी और वो भी कम कर दें और रेट भी कम कर दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रिटेन रहेगी ना, ठीक है। तो इस तरीके से अल्कलोसिस हुआ, ठीक है, और उसमें आप देखें कि एक तो जो है ना कीमो रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन डिक्रीज़ हो गई है जो कि प्रोटॉन्स ने करनी थी, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी ड्राइव डिक्रीज़ हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिटेंशन होगी तो वो क्या करेगी? वो तो फिर इसको स्टिमुलेट करेगी ना, रेस्पिरेटरी ड्राइव को, ठीक है। तो ये सस्टेन नहीं रह सकती, ठीक है। जो तो किडनी का है ना कि वो तो जब वो बफरिंग कर रही थी और वो जब करती है तो वो काफ़ी जो है ना वो सस्टेन रहता है। लेकिन इसमें जो है ये इसने कोशिश की है इनिशियली कि मैं इसको करेक्ट करूं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करूं, लेकिन एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिटेन होगी तो वो खुद जाके क्रॉस करेगी ब्लड ब्रेन बैरियर, और उधर वो प्रोटॉन्स में डिसोसिएट होगा कार्बोनिक एसिड, और वो इसको स्टिमुलेट करेगा। और दूसरा है कि हाइपोक्सीमिया भी जो है ना उसकी वजह से भी वेंटिलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये सस्टेन्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा है कि जो आपके पास एबनॉर्मेलिटी है वो राइज इन बाइकार्ब है, ठीक है। रेस्पिरेटरी कंपनसेशन शॉर्ट लिव्ड है, या तो ये सेलाइन रिस्पॉन्सिव हो सकता है, उसमें क्या है कि वॉल्यूम डिप्लीशन हो गई है, किसी भी वजह से वॉल्यूम का लॉस हुआ होता है, तो जो आपका बाइकार्ब है वो चाहे उतना भी हो तो वॉल्यूम जब कम हो गया है तो वो आपको उसमें कंसनट्रेटेड नज़र आएगा ना। और दूसरा होता है सेलाइन रेजिस्टेंट, के उसमें ज़्यादातर एल्डोस्टेरॉन का एक्सेस हुआ होता है, और एल्डोस्टेरॉन आपको पता है ना कि पोटेशियम की भी डिप्लीशन करा रहा होता है, और वो भी अल्कलोसिस को आगे से फ्यूल करती है, और जो है उसमें आप सेलाइन दे के उसको करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम इसको फर्दर एक्सपेंड नेक्स्ट लेक्चर्स में ब्लो बाय ब्लो करेंगे।